तो पीजीबीपी इज लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमारे सामने एक पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, दैट विल बी बेसिकली ऑन टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, राइट। समटाइम्स दे आस्क फॉर टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो। तो बेटा वो जो क्वेश्चन रहता है दैट विल बी ऑल्सो लार्जली बेस्ड ऑन पीजीबीपी, लार्जली बेस्ड ऑन पीजीपी, मतलब उसके जो एडजस्टमेंट रहेंगे वो पीजीपी के ही एडजस्टमेंट रहेंगे। इसलिए पीजीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। एंड समटाइम्स पीजीपी में अलग से भी क्वेश्चन दे आस्क फॉर 6 to 7 मार्क्स, 6 to 8 मार्क। तो ओवरऑल इफ आई से पीजीपी का वेटेज बहुत सबसे ज्यादा, जितने भी इनकम टैक्स के अंदर चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज पीजीपी का ही हो जाता है, ओके। एंड ये चैप्टर सबसे बड़ा भी है, थोड़ा सा लेंदी भी है, तो अपने को समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेटा जो आपके पास में नोट्स है पीजीपी के, ये वाले नोट्स आपके पास में है, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन 28 है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक लाइक इनकम टैक्स के अंदर जितने भी हेड्स है सबके चार्जिंग सेक्शंस है, वैसे ही इसका चार्जिंग सेक्शन 28 है। और चार्जिंग सेक्शन 28 क्या बोलता है कि कोई भी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और एनी प्रॉफिट्स और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन shall be taxable under the head PGP। तो प्रॉफिट और गेन्स मींस लाइक देयर विल बी इनकम, इनकम में से हम एक्सपेंसेस का डिडक्शन देंगे, एंड अगर इनकम में से एक्सपेंसेस का डिडक्शन देंगे दैट विल बी प्रॉफिट्स, ठीक है। और गेन, प्रॉफिट्स एंड गेन, वो दीज वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन्स इंटरचेंजेबल वर्ड्स। एंड बिजनेस और प्रोफेशन, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये बिजनेस और प्रोफेशन है। प्रॉफिट एंड गेन्स इंटरचेंजेबल है, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो अगर whether you are like earning profits from business or you are earning business profits from like profession or vocation, these will be taxable under the head PGP. Now what is business, profession and vocation? See, business like any activity of manufacturing, trading, sale, purchase, that is business. Profession like अगर आपने कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल कोई डिग्री डिप्लोमा लिया है, प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा लिया है और उसको आप परस्यू कर रहे, प्रोफेशनल टेक्निकल एनीथिंग, उसको आप परस्यू कर रहे हो, ठीक है, फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, देन इट विल बी द इनकम विल बी ट्रीटेड एज प्रोफेशनल इनकम। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, यू आर इंजीनियर, अ लॉयर, डॉक्टर, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री जो आपने लिया है उसके बेसिस पे आप अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ा रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज समझने की बहुत जरूरत है यहाँ पे बेटा, कि अगर कोई प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, तो फिर इसकी जो इनकम होगी इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी एंड नॉट अंडर द हेड पीजीपी। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द सैलरी, नॉट अंडर द पीजीपी। देयर इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉय है, तो फिर उसकी इनकम होगी इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी, नॉट अंडर द पीजीपी। बट वो वहां पे जो खुद की कैपेसिटी के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, वो जो डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंट है, वो हिज ओन कैपेसिटी प्रैक्टिस कर रहा है, देन उसको जो इनकम होगा दिस विल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीपी, नॉट अंडर एनी अदर हेड, राइट, ठीक है। अब बेटा आता है नेक्स्ट वोकेशन। वोकेशन मतलब लाइक है तो ये भी प्रोफेशन, वोकेशन ऑल्सो प्रोफेशन, बट there is no requirement of any degree, diploma, etc, right? It is totally based on, purely based on skill, talent, knowledge. For example, a painter, a actor, a dancer, a singer, इनके लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा या टेक्निकल कोई एजुकेशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, ये तो स्किल टैलेंट बेस्ड चीजें होती है, राइट। तो अगर उसके जरिए भी आप इनकम अर्न कर रहे हो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीपी। फॉर एग्जांपल एक एक्टर किसी मूवी के अंदर एक्टिंग करता है, तो वो किसी प्रोडक्शन हाउस का एम्प्लॉय नहीं है, वो किसी प्रोडक्शन हाउस का एम्प्लॉय नहीं है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो उसको जो इनकम आएगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर द पीजीपी। एक पेंटर ने पेंटिंग बनाया, ठीक है, उसको बेचा, पीजीबीपी, पीजीपी। एक डांसर ने किसी शो के अंदर परफॉर्म किया, पीजीबीपी, ओके, बिकॉज वो प्रोफेशनल है एंड ही इज गेटिंग प्रोफेशनल इनकम, राइट। तो एक बात समझने की जरूरत है कि अभी बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन को हमको अलग करने की जरूरत नहीं है। वेदर इनकम इज रिसीव फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन,
it shall be always taxable under the head PGP, always taxable under the head PGP. Try to understand. Okay. अब बेटा बात आती है कि यहां पे अपने को पीजीपी इनकम निकालना कैसे है, हाउ वी नीड टू कंप्यूट पीजीपी इनकम। तो पीजीपी इनकम जो निकालना है बेटा, यहाँ पे जो मेथड्स है बेसिकली 3 तरीके से पीजीपी निकाल सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, और तीसरा है okay, so there are 3 methods. One is like direct method, another is indirect method, और एक होता है presumptive method। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और प्रेजेंटिव क्या है, तो प्रेजेंटिव तो वी विल डिस्कस लेटर, बट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। डायरेक्ट मींस आपको इनकम दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको इनकम दे रखा है, ऑल द इनकम्स व्हिच आर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन। नाउ हम बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन को अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही है बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, ठीक है। पीजीपी बिजनेस इनकम, जो भी हम, अगर मैं बिजनेस इनकम ही बोलता हूं तो वो उसके अंदर तीनों आ गया, अज्यूम करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम, फिर इनकम में से हम अगर एक्सपेंसेस वहां पे अलाउ कर देंगे, एक्सपेंस क्या कर देंगे बेटा, अलाउ कर देंगे, डिडक्शन दे देंगे, तो आपका आ जाएगा पीजीपी। बट जब आप पी&एल अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजंस, प्रोविजंस आर बेसिकली नॉट एक्चुअल एक्सपेंसेस, दीज आर जो फ्यूचर के अंदर हमको नुकसान होने वाला, लॉस होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने प्रोविजंस क्रिएट किया है, बट एक्चुअल में आज की तारीख में वो कोई किसी भी तरीके से एक्सपेंस नहीं है बेटा, कोई एक्सपेंस नहीं है, ओके। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, फिर भी हम पीएनएल के डेबिट साइड में वहां पे उनका डिडक्शन दे देते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है कि व्हेनेवर वी आर फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबी फॉर असेसमेंट, ये 21-22 जिसके लिए बना रहे हो। और सबसे पहले आप बिजनेस इनकम ले लोगे। बिजनेस इनकम बेटा सेक्शन 28 के अंदर कवर्ड है, और सेक्शन 41 के अंदर डीम्ड पीजीपी भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर डीम्ड पीजीपी, वी विल डिस्कस दैट। ये हमने बिजनेस इनकम ले लिया, उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउबल अंडर सेक्शन 30 to 37(1), एक्सपेंसेस विच आर अलाउबल अंडर सेक्शन 30 to 37(1). जैसे कि हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि बेटा वहां पे एक्सपेंसेस सेक्शन 24A एंड 24B में ही मिलता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है। तो उसी तरीके से पीजी में भी आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 30 to 37(1) के अंदर मिलेगा, उसके अलावा किसी और एक्सपेंस का बेटा कोई डिडक्शन नहीं मिलता है पीजीपी में, ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। सो वॉट एवर एक्सपेंसेस आर given under section 30 to 37(1), only these expenses will be allowed as deduction, otherwise no expense will be allowed as deduction, no expense will be allowed as deduction, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस इनकम निकालना है जो आपको दे रखा होगा, और डीम पीजीपी इनकम भी एडजस्टमेंट दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डीम पीजीपी इनकम ही निकाल लोगे। फिर उसमें से आप एक्सपेंस अलाउबल अंडर सेक्शन 30 to 37(1) उनका डिडक्शन दे दोगे तो टैक्सेबल पीजीपी आ जाएगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड होता है कि आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा, ठीक है, या फिर पीएनएल अकाउंट ना दे रखा हो तो आपको डिटेल दे रखी होगी कि पीएनएल के डेबिट साइड में जो आइटम्स थे वो, पीएनएल क्रेडिट साइड में जो आइटम्स थे वो दे रखे हैं, और नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर या तो आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा, अदरवाइज items which are debited into P&L account, item which are credited into P&L account and net profit दे रखा है। So जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से इंफॉर्मेशन हो, इधर P&L account और इंफॉर्मेशन which is related to P&L account, item which are debited P&L account, credited into P&L account and net profit, in that case you need to follow indirect method, और इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करके आपको पीजीपी निकालना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी फॉर असेसमेंट, ये 21-22। तो सबसे पहले आपको क्या करना बेटा, उस केस में नेट प्रॉफिट ले लेना एज पर पीएनएल अकाउंट, उसको बेस लेना है। जो भी पीएनएल अकाउंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट है, मैंने क्या बोला, या तो पीएनएल अकाउंट दे रखा है तो उधर नेट प्रॉफिट होगा, अदरवाइज पीएनएल अकाउंट नहीं दे रखा है तो आइटम्स दे रखे होंगे डेबिटेड क्रेडिटेड, उसमें नेट प्रॉफिट भी होगा, वो नेट प्रॉफिट को आप बेस ले लीजिए। फिर उस नेट प्रॉफिट में यू नीड टू डू सम एडजस्टमेंट्स, ठीक है, some items which are already debited into P&L account, some items which are already debited into P&L account,
and which are not allowed as deduction, which are not allowed as deduction. For example, if I say provisions, provisions are not actual expenses, these are basically adjustment for futures. But what income tax says? Income tax says provisions are not allowed as deduction. Provisions are not allowed as deduction. Provisions are not allowed as deduction. But in P&L account it is already debited. In P&L account it is already debited. Then what we will do? We will add back such expenses which are disallowed and which are debited into P&L account. Which are debited into P&L account, right? So first of all हमने net profit ले लिया, उसके अंदर वो सारे expenses, all the expenses we will add back. I'm using add back तब करते हैं जब ऑलरेडी एक बार उसको डिडक्ट कर दिया है. एड बैक तब करते हैं जब उसको हमने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया है, तो हम उसको प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर देंगे. तो फॉर एग्जांपल प्रोविजंस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, वी विल ऐड इट बैक. ठीक है. एंड ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, व्हिच आर डिसअलाउएबल, ठीक है, which are already debited into P&L account, we will add all the expenses back, right? सेकंड बेटा हम क्या करेंगे कि भाई हमने जो जो एक्सपेंसेस जो P&L में डेबिट थे उनको डिसअलाउ करना था तो उनको ऐड बैक कर दिया. अब एक काम करो, जिन एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलना था एंड उनका डिडक्शन नहीं मिला, एक्सपेंसेस which are allowable but deduction is not given, उनका हम डिडक्शन दे देंगे. बट दैट डिडक्शन विल बी एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 30 to 37(1). अंडर सेक्शन 30 to 37(1). तो एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37(1) which are unrecorded business expenses. फॉर एग्जाम्पल सी P&L में आपका डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन दे रखा है, बट जो P&L के डेबिट साइड में जो डिप्रिसिएशन दे रखा है बेटा, दैट डिप्रिसिएशन इज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट और एज पर कंपनीज एक्ट. मान लो कंपनी का P&L अकाउंट दे रखा है, तो P&L के डेबिट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, सपोज 50,000, एंड दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट. लेकिन अंडर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 32. तो नीचे इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन इज 40,000. तो जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन था बेटा, उसको तो हमने ऐड बैक कर दिया क्योंकि वो डिसअलाउ ना था. और जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन था बेटा, जिसका डिडक्शन नहीं मिला था, 40,000 रुपीज हमने लेस कर लिया. 40,000 हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया, डिडक्शन दे दिया अंडर सेक्शन 32. ओके. फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, P&L क्रेडिट साइड में चेक करेंगे. There will be many income which are not related to business or profession or vocation. There are many income which are not related to business or profession or vocation. For example, there is rental income, rent from house property. It is taxable under the head income from house property. There is interest income. It is taxable under the head income from other sources. There is dividend income. It is taxable under the income from other sources. Agriculture income. It is not covered under that PGP. It is covered under that income from others, although it is exempt from tax if it is agriculture in India. If it is agriculture for outside India, then it will be taxable under the income from others. But whatever in PGBP, there is no relation. Basically there is, कहते हैं कि कोई काम ही नहीं है पीजीपी में, उसका जो भी काम है आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देख लो, वेदर इट इज एग्जेम्प्ट और नॉट, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात की बात है. तो वो सारे नॉन बिजनेस एक्सपेंस इनकम से बेटा, उनको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस बैक करेंगे. मैं बोलूंगा बेटा लेस बैक करेंगे, विच आर क्रेडिटेड इनटू P&L अकाउंट, लेस बैक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐड किया, तो लेस बैक कर देंगे. ठीक है. एंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ ऐसी इनकम्स दे रखी होगी, these are PGBP income, business income, but which are not recorded, तो उनको हम ऐड कर देंगे unrecorded business expense incomes, additional information देके. ये सब करने के बाद में जो आएगा that will be called taxable PGBP. ये क्या हो जाएगा? आपका taxable PGBP आएगा. क्लियर है बेटा? इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट मेथड में निकालना है. तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? डायरेक्टली आपको इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर देना है. ठीक है. एक्सपेंसेस एज पर Income Tax Act allowable under section 30 to 37(1),
अंडर इनडायरेक्ट मेथड आपको क्या करना है, पीएनएल अकाउंट या नेट प्रॉफिट एंड जो बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट है पीएनएल अकाउंट उसको बेस लेकर के यू नीड टू डू सम एडजस्टमेंट, expenses which are not allowable as deduction and already debited into P&L account, we will edit it back in net profit. फिर उसके बाद में लेस कर देंगे expenses which are allowable as deduction and these are unrecorded, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37(1) उनका हम दे देंगे। फिर हम लोग लेस बैक करेंगे इनकम विच आर क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट एंड दीज आर नॉट बिजनेस और प्रोफेशनल और वोकेशन इनकम, और फाइनली हम ऐड कर देंगे अदर बिजनेस इनकम, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, जो कि क्रेडिट साइड में नहीं आया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा, हम उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से अपने को क्या निकालना है बेटा, पीजीपी निकालना है इनडायरेक्ट मेथड। तीसरा है प्रेजम्पटिव मेथड। प्रेजम्पटिव के अंदर क्या होता है कि हम एक फिक्स परसेंटेज वहां पे अप्लाई कर देते हैं टर्नओवर के ऊपर, ग्रॉस एसेट के ऊपर, और वो फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा, वो पीजीपी इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कुछ भी ऐड लेस कुछ भी इनकम एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, दैट वी विल डिस्कस, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। ओके, अब एक और क्वेश्चन बेटा, सर ये सेक्शन 30 to 37(1) के अंदर डिडक्शन मिलता है एक्सपेंसेस का, क्या सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनका भी डिडक्शन मिलेगा, जैसे परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा? नहीं बेटा, जैसे कि हम एज पर नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट हम पीएनएल अकाउंट बनाते तो उसमें तो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, वेयर हाउस लिख देते हैं। नहीं, यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, जो पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दिया परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर कैपिटल एक्सपेंसेस, वो अलाउ नहीं होते हैं। उनको हम क्या करेंगे बेटा, उनको हम ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे, ऐड बैक, एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है बेटा, वो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा, बट देयर आर सम सेक्शन वी विल डिस्कस, सेक्शन 35CCC, 35CCD, 35 सेक्शन 35 itself, 35AD, there are some sections, under these sections कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, लेकिन फिर किसी और सेक्शन का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मींस नो डेप्रिसिएशन, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। ओके, तो ये नोट, प्रोफेशनल नोट उसी से रिलेटेड दे रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, हाउएवर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 shall be allowed as deduction on such capital expenditure. Under some section, capital expenditure will be allowed as deduction. For example, section 35, 35AD, CCC, CCD. However, no depreciation on any other deduction however, no depreciation on or any other deduction shall be allowed under any of the provision of Income Tax Act. अगर एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा अलाउ फिर कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस चैप्टर को बेटा आपने किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउबल अंडर सेक्शन 30 to 37(1) पार्ट 1 के अंदर। फिर पार्ट 2 के अंदर सम अदर सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे, जैसे सेक्शन 40 स्मॉल a, 40b, 40a2, 40a3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्ट 3 के अंदर हम बिजनेस इनकम सेक्शन 20 डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 के अंदर डीम पीजीपी इनकम। पार्ट 5 के अंदर सेक्शन 44ab, 44ad, 44ada, 44ada, 44ae एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पार्ट के अंदर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपने को इस चैप्टर को अप्रोच करना है। फर्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस जो कि अलाउ, क्योंकि सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि विच एक्सपेंसेस आर अलाउबल एज डिडक्शन, तभी तो हम कंप्यूट कर पाएंगे इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद में इनकम्स कौन कौन सी है, बिजनेस इनकम, फिर डीम पीजीपी इनकम कौन सी है, फिर कुछ और सेक्शन भी है वो हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1, दैट इज expenses allowable under section 30 to 37(1), expenses allowable under section 30 to 37(1). ठीक है, तो बेटा एक चीज अपने को समझनी बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ कि पीजी में डिडक्शन आपको तभी मिलेगा इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर बिजनेस, इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर बिजनेस। अगर आपने एक्सपेंस बिजनेस के लिए इनकर्ड नहीं किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस है जहां मैं बताऊंगा कि एक्सपेंस बिजनेस के लिए नहीं हो रहा है फिर भी आपको डिडक्शन मिला, बट वो रेयर ऑफ द रेयर्स केस में ऐसे एक्सेप्शंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ ही सेक्शंस ऐसे है, अदरवाइज आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब एक्सपेंस बिजनेस के लिए कर रहे हो। तो सबसे पहला पार्ट बनाता है बेटा एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37(1). सबसे पहला बेटा सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट रेंट, रिपेयर्स
इंश्योरेंस टैक्सेस ऑन बिल्डिंग, रीट, ठीक है, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस टैक्स ऑन बिल्डिंग। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो और उसके लिए आपको बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग चाहिए, तो ऑफिस बिल्डिंग आपने रेंट पे ले लिया, आप उसका रेंट पे कर रहे हो, बिजनेस का एक्सपेंस है, डिडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अलाउ, डिडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अलाउ, ठीक है। इफ बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस, इफ बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस, डिडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अलाउ, यस, तो डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। लेकिन आप अपने रहने के लिए एक घर रेंट पे लिया है और उसका आप रेंट पे कर रहे हो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो बिल्डिंग इज नॉट यूज फॉर बिजनेस, डिडक्शन वहां पे अलाउ नहीं होगा, डिस अलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिस अलाउ हो जाएगा। सो इफ लाइक अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो जो भी है वो बिजनेस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, तब तो डिडक्शन मिल जाएगा। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपने बिल्डिंग के ऊपर रेंट पे किया, if it is related to business means building is used for business, deduction shall be allowed. अगर आपने बिल्डिंग का रिपेयर्स करवाया, वेदर बिल्डिंग इज ओन्ड बाय यू और नॉट, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने बिल्डिंग पर रिपेयर्स का खर्चा किया, अगेन चेक करो क्या बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, इफ यस डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ, इफ नो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। सर अगर हम मान लो किसी को, मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो हाउस प्रॉपर्टी में किसी को रेंट पे देता हूँ, किसी को क्या देता हूँ बेटा, रेंट पे देता हूँ, और उस केस में मैंने रिपेयर्स करवाया, तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलता है, रिपेयर्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो क्या मैं बिजनेस प्रोफेशन में ले लूं? क्या बेटा आप वो हाउस प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो? बोले नहीं सर बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, तो डिडक्शन क्यों मिलेगा? लेकिन सपोज करो लेट आउट करना या रेंट पे देना इज योर बिजनेस, लेट आउट करना या रेंट पे देना इज योर बिजनेस, फिर अगर आपने रिपेयर करवाया है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर दैट पीजीपी, क्योंकि उस केस में तो आपका जो रेंटल इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं टैक्सेबल होगा, वो पीजीपी में टैक्सेबल होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ लेटिंग आउट इज योर बिजनेस, इफ लेटिंग आउट इज योर बिजनेस, रेंट पे देना आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी, और उस केस में जो इनकम होगा, रेंटल इनकम होगा, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, एंड इन दैट केस आप जो भी खर्चा करोगे, चाहे रिपेयर्स करवाओ, चाहे पेंटिंग करवाओ, चाहे किसी को कमीशन दो, किसी को ब्रोकरेज दो, सारे के सारे खर्चों का डिडक्शन आपको पीजीपी में मिल जाएगा। बट यहां बात हो रही है रिपेयर्स की स्पेशली, ठीक है। सो इफ बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस तब तो डिडक्शन अलाउ, अगर बिजनेस के लिए यूज नहीं होता डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, सेम इंश्योरेंस के केस में कि अगर वो हाउस है या जो बिल्डिंग आप अपने बिजनेस के लिए यूज करो तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है डिडक्शन पीजीपी में अलाउ हो जाएगा सेक्शन 30 के अंदर, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। सेम म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर की म्युनिसिपल टैक्सेस भी अगर आप बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो डिडक्शन मिल जाएगा पीजीपी में, अदरवाइज पीजीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा ये चीज? तो एक बात क्लियर होना चाहिए कि बिल्डिंग के ऊपर रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस टैक्सेस, रेंट रिपेयर्स इंश्योरेंस टैक्सेस का डिडक्शन तभी मिलेगा इफ बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद में आता है बेटा सेक्शन 31। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर्स करवाता हूं, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं, एसी का रिपेयर करवाया, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, कोई और प्लांट एंड मशीनरी है उसका मैंने रिपेयर करवाया, और मान लो इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, या फिर फर्नीचर का मैंने रिपेयर करवाया, फर्नीचर के लिए मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बेटा, तो डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली इफ सच प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर is used in business. So section 31 says repairs and insurance on plant and machinery and furniture. If plant and machinery and furniture used for business, then deduction क्या हो जाएगा? Allow. And if it is not used for business, deduction allow नहीं होगा। तो मेरे ऑफिस में एक एसी लगा है, that is plant and machinery, बिजनेस के लिए यूज आ रहा है, उसका रिपेयर्स करवाता हूं, डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। लेकिन मेरे घर पे जो एसी लगा है, रिपेयर करवाता हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं, डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड, डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्नीचर, मेरी क्लासेस के अंदर फर्नीचर है, उनका रिपेयर्स करवाया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर द हेड
पीजीपी अंडर सेक्शन 31 बिकॉज बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। लेकिन मेरे घर पे फर्नीचर है, उनका रिपेयर करवाया, उनका प्रीमियम पे किया, तो बेटा डिडक्शन अलाउ नहीं होगा अंडर द हेड पीजीपी, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा है। अब सेक्शन 30 एंड 31 में कुछ कॉमन चीजें, कॉमन बातें हैं। प्रोफेसर नोट कि जो रिपेयर्स है ना बेटा, करंट नेचर के रिपेयर्स का ही डिडक्शन मिलेगा, ओनली करंट नेचर के। सर व्हाट इज करंट नेचर का रिपेयर? तो अगर मैं बोलूं कि बेटा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मान लो थोड़ा बहुत टाइल्स वाइल्स का कुछ नुकसान हो गया, या लाइक फ्लोरिंग पे कुछ हो गया, या फिर कुछ वॉल पे कुछ नुकसान हो गया बेटा, तो मैंने वो रिपेयर करवाया, दीज आर करंट नेचर। लेकिन मान लो वहां पे टेरेस पे जो ओपन प्लेस था, उसके मैंने वहां पे 4 वॉल बना करके उसके ऊपर सीलिंग वगैरह करवा के एक अलग से रूम बना दिया, तो है तो ये भी एक तरह से बिल्डिंग का रिपेयर भाई, जो मेरा पूरा बिल्डिंग है उसका रिपेयर है, बट दिस इज नॉट करंट नेचर का रिपेयर, इट इज कैपिटल नेचर का रिपेयर। एक असेट क्रिएट हो गया बेटा, उसकी लाइफ बढ़ गई, ठीक है। तो अगर वहां पे कैपिटल नेचर का रिपेयर है, कैपिटल नेचर का रिपेयर है, देन सेक्शन 30 के अंदर अगर बिल्डिंग है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपने कैपिटल नेचर का रिपेयर करवाया प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का, तो सेक्शन 31 के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली करंट नेचर, करंट नेचर के रिपेयर्स का ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। मान लो एसी का आप सर्विस करवाते हो, एसी में कुछ छोटी मोटी चीजें खराब होती है वो आप करवाते हो, ठीक है, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा अगर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। लेकिन आप एसी के अंदर जो पूरा मोटर होता है वही पूरा का पूरा चेंज करवाते हो, बहुत सारे ऐसे उसके अंदर चेंजेस करवाते हो कि एसी के जो लाइफ है 6 मंथ रह गई थी, उसकी लाइफ अभी 6 ईयर्स हो गई। जो लाइफ 6 मंथ रह गई थी वो लाइफ कितना रह गई, हो गई 6 ईयर्स हो गई। तो इन दैट केस बेटा दिस इज कैपिटल नेचर का रिपेयर, एंड इन दैट केस उसका डिडक्शन सेक्शन 31 के अंदर नहीं मिलेगा। तो सर क्या वो लैप्स हो जाएगा? नो। कैपिटल नेचर का रिपेयर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप क्या करो, कॉस्ट में ऐड कर दो, वो एक्सपेंस हुआ कॉस्ट में ऐड कर दो, एंड बाय वे ऑफ डिप्रिसिएशन, बाय वे ऑफ डिप्रिसिएशन उसका डिडक्शन आपको मिलता रहेगा, बाय वे ऑफ डिप्रिसिएशन उसका डिडक्शन मिलता रहेगा। तो ओनली करंट रिपेयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, दोनों के लिए सेक्शन 30 एंड 31 के लिए। नो रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर शैल बी अलाउड, हाउएवर डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 शैल बी अलाउड ऑन सच रिपेयर, मतलब कैपिटल नेचर के रिपेयर्स पे। दूसरा बेटा आता है कि ऐसा पॉसिबल है कि आप बिल्डिंग पार्टली बिजनेस के लिए यूज करो, पार्टली आप यूज करो पर्सनल पर्पस के लिए, या फर्नीचर आप पार्टली बिजनेस के लिए यूज करो, पार्टली पर्सनल पर्पस। जैसे कि कार, कार इज अ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है कार। तो कार आप 50% तो बिजनेस के लिए यूज करते हो और 50% आप यूज करते हो किसके लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। तो बेटा जो भी डिडक्शन है, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, या फिर सेक्शन 31 के अंदर रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, उसका डिडक्शन भी आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा फॉर दैट पोर्शन विच इज यूज फॉर बिजनेस, विच इज यूज फॉर बिजनेस। और जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर इज पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड पार्टली यूज फॉर पर्सनल, then deduction under PGP shall be allowed only for the part which is used for business. बेटा is this point clear to you? सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31 क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा सेक्शन 32। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेक्शन 32 बोलता है कि ये जो डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 32 के अंदर दे रखा है। नाउ दिस डेप्रिसिएशन इज बेसिकली, इसको हमने 10 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। इस सेक्शन को हम अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा आता है क्लास ऑफ असेट, कि हाउ मेनी क्लास ऑफ असेट, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ असेट है। दूसरा आता है कंडीशंस फॉर डेप्रिसिएशन, इफ यू वांट टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 फॉर डेप्रिसिएशन देन व्हाट आर द कंडीशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द मेथड्स, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। उसके बाद में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट विल द अमाउंट, कैसे कैलकुलेट करना, एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1) ऑफ असेट, असेट का कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, सेल ऑफ असेट, व्हाट इफ असेट इज सोल्ड, डेप्रिसिएबल असेट इज सोल्ड, एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये 10 पार्ट्स में वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। 10 पार्ट्स में अपने को ये चैप्टर को पढ़ना है, राइट। चैप्टर नहीं, सॉरी, सेक्शन को, इस सेक्शन को।
ओके तो सबसे पहले बेटा आता क्लास ऑफ एसेट। बेटा एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 के अंदर जो डेप्रिसिएशन दे रखा है उसमें बोला है कि असेट्स आर लाइक बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ असेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन के पर्पज से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेट। एक होता है बिल्डिंग, दूसरा फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तीसरा इंटेंजिबल एंड चौथा प्लांट एंड मशीनरी। दैट्स इट। वन इज बिल्डिंग, अनदर इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड प्लांट एंड मशीनरी। बस इतना ही होता है और कोई अलग क्लास नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई ऐसे कि नॉर्मली कि भाई हाउ मेनी क्लासेस ऑफ असेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड प्लांट एंड मशीन। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कैसे इंपॉर्टेंट होगा आगे आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, कंडीशन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब आपको सेक्शन 32 के अंदर डिडक्शन अगर लेना है, if you want to claim deduction under section 32, then there are some condition and you have to fulfill it. If following conditions are satisfied, then depreciation shall be allowed as deduction under section 32. ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि एज पर सेक्शन 32 जो डेप्रिसिएशन है वो लेना कंपलसरी है। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेना इज कंपलसरी। ऐसा नहीं है बाकी आप कोई डिडक्शन लो ना लो, बट डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेना कंपलसरी। इवन इफ असेट का वैल्यू लेस देन 5000 है तो भी उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा एंड वी नीड टू टेक डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये चीज ध्यान रखना, राइट। अब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेने के लिए देयर आर सम कंडीशन, दीज कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। पहला, देयर मस्ट बी अ कैपिटल, सिंपल सी बात है, एंड असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ सच कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट होना चाहिए, असेसी ओनर होना चाहिए। ओनरशिप के अंदर बेनिफिशियल ओनरशिप इज आल्सो इंक्लूडेड इन ओनरशिप। बेनिफिशियल ओनर एक होता है डीम्ड ओनर जो हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उससे कोई लेना देना नहीं है। बेनिफिशियल ओनरशिप इज समथिंग डिफरेंट, इट इज बेस्ड ऑन सम जजमेंट्स, कोर्ट के कुछ जजमेंट है उसके ऊपर है। तो देखो, असेट होना चाहिए कैपिटल एसेट एंड असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ सच कैपिटल एसेट। क्योंकि अगर मैं मान लो ओनर नहीं हूं, तो मान लो मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखा है, उसमें मैं अपना ऑफिस चलाता हूं, तो मैं अपने बिजनेस के लिए तो यूज कर रहा हूं, बट मैं ओनर नहीं हूं। तो मैं ओनर नहीं हूं मतलब मैंने उसका कॉस्ट पे खर्चा नहीं किया है। तो जब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं किया है तो मेरे को डेप्रिसिएशन किस बात का मिलना चाहिए? भाई मैं एक्सपेंस तो करूं, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करूं। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, जो ओनर है, उसी को डिडक्शन मिलेगा। टेक्निकली बात को समझो, अगर मैंने रेंट पे ले रखा है तो मैं रेंट पे कर रहा हूं और रेंट का मुझे डिडक्शन सेक्शन 30 के अंदर मिलेगा, फिर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन थोड़ी मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता अरे मैं मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन का भी डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए, नहीं, यू शुड बी ओनर। अभी ओनर में क्या बोला, बेनिफिशियल ओनर भी आ जाएगा। बेनिफिशियल ओनर कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज यू आर अ माइनर, आप एक माइनर हो और यू वांट टू स्टार्ट योर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो आपने क्या किया, आपके पास में पैसा था, सेविंग्स थी या जो भी थी, उन सेविंग्स से, उन पैसों से आपने 2 ट्रक बाय किए और यू स्टार्टेड कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी। तो 2 ट्रक बाय करने के बाद में आप जो ट्रक का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से करवाना था, तो आप ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वहां पे आप गए और जाके बोला कि भाई ये ट्रक का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से कर दीजिए। तो उन्होंने आपसे डिटेल मांगी, डिटेल देगी, आप तो माइनर हो, आपके नाम से ट्रक का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उतनी देर में मैं वहां पे आया, मैंने आपको देखा, मैंने क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा, तो आपने मुझे बोला सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, माइनर हूं तो मेरे नाम से रजिस्टर। मैंने कहा डोंट वरी, आप मेरे नाम से रजिस्टर करवा दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहां पे वो ट्रक से मेरे नाम से रजिस्टर करवा दिए और आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो यू आर डूइंग बिजनेस, ट्रक्स भी आपने खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपने किया, बट यू आर नॉट द लीगल ओनर। लीगल ओनर मैं हूं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में उन ट्रक्स का जो रजिस्ट्रेशन है मेरे नाम से हो रखा है, तो लीगल ओनर मैं हुआ। अब आपने क्या किया, जब ईयर एंड हुआ तो ईयर एंड होने के बाद में आपने डेप्रिसिएशन का डिडक्शन क्लेम किया उन ट्रक्स के ऊपर। एओ ने, जो असेसिंग ऑफिसर है डिपार्टमेंट, उन्होंने मना कर दिया कि हम डिडक्शन नहीं देंगे बिकॉज यू आर नॉट द ओनर। मैटर गया अलग अलग कोर्ट्स में, मैटर हुआ हो रखा है। तो फाइनली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि डजंट मैटर शी इज नॉट द लीगल ओनर, बट शी इज बेनिफिशियल ओनर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
she has incurred capital expenditure. She has incurred capital expenditure on these trucks as well as she is using these trucks in her business. She is using these trucks in her business. तो एक कहते हैं कि लीगल फॉर्म को कंप्लीट ना करने की वजह से, क्योंकि ये माइनर थी तो नहीं कर पा रही थी, तो लीगल फॉर्म को कंप्लीट ना करने की वजह से लीगल ओनर नहीं है. दैट डजंट मीन शी इज नॉट द ओनर, शी इज बेनिफिशियल ओनर एंड इन दैट केस डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन टू हर. ठीक है, एज डिडक्शन टू हर. तो सबसे पहला असेसी मस्ट बी ओनर एंड देयर मस्ट बी कैपिटल, असेसी मस्ट बी ओनर, ये पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन आता है बेटा असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. ये तो क्लियर है कि भाई डिडक्शन तभी मिलेगा जब बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो. तीसरा बेटा आता है कि असेट शैल बी पुट टू यूज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन फॉर 180 डेज और मोर. Asset shall be put to use in the year of acquisition for 180 days or more. ठीक है, अगर तीनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई हो जाता है तब तो क्या हो जाएगा बेटा, तब तो वहां पे फुल डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा. बट इफ इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, if it is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, then only half depreciation shall be allowed as deduction and balance half shall be lapse. If it is put to use for less than 180 days, then only half depreciation shall be allowed, balance half क्या हो जाएगा बेटा, lapse हो जाएगा. क्लियर है ये चीज. अब देखो आप उसको इस तरीके से समझो. दिस इज योर प्रीवियस ईयर 2021. 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2020 को खत्म होता है. सपोज आपने कोई असेट एक्वायर किया 5 मई 2020 को. बेटा आपने उस असेट को इंस्टॉल कर दिया 31 मई 2020 को. लेकिन अगर आपने मान लो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था अभी तक, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उस असेट का एक्चुअल यूज, ठीक है, एक्चुअल यूज आपने स्टार्ट किया है 31 दिसंबर 2020 को. तो देखो ये तो हो गया बेटा रेडी फॉर यूज. आपने खरीदा तो रेडी फॉर यूज हो गया. ये हो गया रेडी फॉर एक्चुअल यूज. और ये हो गया एक्चुअल यूज. इन दोनों फर्क है, ये रेडी फॉर यूज है और ये रेडी फॉर एक्चुअल यूज है. तो मुझे बेटा ये बताओ कि फ्रॉम विच डेट दिस असेट इज पुट टू यूज. 5 मई 2020, 31 मई 2020 और 31 दिसंबर 2020. From which date this asset is put to use? 31 मई 2020. वेरी गुड बेटा. जब आपने इसको खरीदा रेडी फॉर यूज है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि भाई उसी दिन से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब तक मान लो एसी ला करके आपने बॉक्स में रख दिया रेडी फॉर यूज है, बट जब तक उसको आप इंस्टॉल ना कर लेते हो स्विच वगैरह करके कि भाई हाँ ये चालू हो गया, कूलिंग वूलिंग हो रहा है, तब तक आप उसका एक्चुअल यूज तो शुरू नहीं कर सकते. अब आपने 31 मई को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, बट अभी भी एक्चुअल यूज आपने स्टार्ट नहीं किया है. एक्चुअल यूज आप करने वाले हो 31 दिसंबर से, बट दैट डजंट मीन कि आप 31 मई से उसका एक्चुअल यूज स्टार्ट नहीं कर सकते थे. अगर आप चाहते तो 31 मई से उसका एक्चुअल यूज स्टार्ट कर सकते थे. दैट इज व्हाई इट इज पुट टू यूज फ्रॉम 31 मई 2020. तो कुछ लोग बोलते हैं सर एक्चुअल यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट. कुछ लोग बोलते हैं सर एक्चुअल यूज अगर नहीं है तो बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलना ही नहीं चाहिए. कुछ लोगों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर पुट टू यूज का मतलब तो एक्चुअल यूज से होना चाहिए.
अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि पुट टू यूज स्टार्ट फ्रॉम, पुट टू यूज शैल बी स्टार्ट फ्रॉम एक्चुअल यूज का डेट, देन बेटा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर पता है? फायर एक्सटिंग्विशर आप लेके आते हो, बॉक्स में पड़ा है, मतलब दैट इज रेडी फॉर यूज। फिर आप उसको निकाल के एक दीवार पे इंस्टॉल कर देते हो, दैट इज रेडी फॉर एक्चुअल यूज। और उसका एक्चुअल यूज कब होता है? जब आग लगेगी और आप उसको निकाल करके आग बुझाओगे, तब तो एक्चुअल यूज होगा। तो अगर जो लोग ऐसा बोलते हैं कि बेटा डेप्रिसिएशन का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर एक्चुअल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब तो फायर एक्सटिंग्विशर ला करके आप इंस्टॉल करो और पहले आग लगाओ, आग बुझाओ, तब जाकर के आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कई सालों तक, 5 इयर्स तक भी फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे ही वहां पे पड़ा हुआ है, आग नहीं लगती भगवान की आशीर्वाद से, कहने का मतलब तो वो यूज में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या 5 साल तक उसका डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या? गलत है नहीं, ये चीज गलत है ना। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे करोड़ ऑफ रुपीज के फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं। बट अगर डेप्रिसिएशन लेने के लिए एक्चुअल यूज इज द प्री कंडीशन, तब तो सबसे पहले उसको प्लांट, उस फैक्ट्री के अंदर आग लगाना पड़ेगा और फायर एक्सटिंग्विशर बुझाना पड़ेगा। इट इज वेरी रिस्की, कहने का मतलब ये चीज है, ठीक है। तो बेटा कभी भी एक्चुअल यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेडी फॉर एक्चुअल यूज इज इंपॉर्टेंट। तो एक चीज समझना कि पुट टू यूज कहां से माना जाएगा। पुट टू यूज विल बी फ्रॉम दिस डेट 31 मई 2020 टू 31 मार्च 2021। तो ये कितना दिन होता है बेटा? तो अगर आप काउंट करोगे तो जून, जून 31 मई से काउंट करोगे तो मई का एक दिन 31 मई, फिर जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, और मार्च का 31। बेटा कितना दिन हो जाता है? -31, सॉरी 30, बेटा 305 डेज। 305 डेज कितना हो जाता है? 305 डेज यू हैव पुट टू यूज। ये जो आपने पुट टू यूज किया है 305 डेज, इसका मतलब मोर देन 180 डेज। दैट मीन्स आपको उस साल का फुल डेप्रीशिएशन मिलेगा, फुल डेप्रीशिएशन मिलेगा। लेकिन सपोज अगर आपने ये जो इंस्टॉल करना है या जो रेडी फॉर एक्चुअल यूज है बेटा, ये आप 31 दिसंबर को कर रहे हो। कब कर रहे हो बेटा? 31 दिसंबर को कर रहे हो, इस डेट को कर रहे हो, इस डेट से आप पुट टू यूज कर रहे हो, 31 दिसंबर 2020 पुट टू यूज। तो इस केस में दिसंबर का एक दिन और जैन फेब मार्च, ठीक है। तो ये 30 30 30 30 90 90 91 डेज, 91 डेज। देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? पुट टू यूज, पुट टू यूज फॉर 91 डेज एंड विच इज लेस देन 180 डेज। इन दैट केस बेटा फुल डेप्रिसिएशन में मिलके ओनली हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, और जो बैलेंस हाफ डेप्रिसिएशन है वो लैप्स हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बट देयर इज अ टेक्निकलिटी, लोग है ना इसको गलत समझ लेते हैं। समझना बात को, आपको ये तो पता चल गया कि पुट टू यूज कौन सी डेट से आपको काउंट करना है, कौन सी दिन से देखना है। नॉट फ्रॉम एक्चुअल यूज एंड नॉट फ्रॉम रेडी टू यूज, आपको ये देखना है रेडी फॉर एक्चुअल यूज से। केस 1 बेटा साथ में बनाते चलो आप भी मेरे।
सपोज ये प्रीवियस ईयर 2021 है, which starts from 1st April 2020 ends on 31st March 2021. सपोज आपने इस डेट को असेट को अक्वायर किया, डेट ले लेते हैं 5th मई 2020 को, और अगर आपने यहाँ पे 31st अगस्त 2020 को उसको पुट टू यूज कर लिया, तो एक बात साफ पता चल रही है कि ये जो पुट टू यूज है, ये पुट टू यूज इज मोर देन 180 डेज, करेक्ट? मोर देन 180 डेज, करेक्ट? करेक्ट बेटा भाई, अगस्त से आप काउंट कर लो, 31 अगस्त से तो मोर देन 180 डेज हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर 2021 कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा बेटा अंडर सेक्शन 32, तो फुल डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। कर लो इसको कॉपी। डन बेटा, चलो केस 2 लेता हूं मैं। Previous year 2021 starts from 1st April 20 ends on 31st March 2021. Suppose on this date 5th May 2020 you have asset acquired, 31st December 2020 asset put to use। तो बेटा इस केस में आप देखोगे इस दिन आपने पुट टू यूज किया है, तो यहां से 31 मार्च तक पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, ठीक है? तो इफ पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, मतलब एग्जैक्ट 180 डेज हुआ तो फुल मिल जाएगा, उससे ज्यादा हुआ तो भी फुल मिल जाएगा, लेकिन लेस देन 180 डेज है बेटा, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 फॉर डेप्रीशिएशन इन प्रीवियस ईयर 2021 कितना हो जाएगा बेटा? ओनली हाफ डेप्रीशिएशन अलाउड, और बैलेंस ऑफ शैल बी लैप्स, बैलेंस ऑफ डेप्रीशिएशन shall be lapsed। इज दिस क्लियर बेटा? कॉपी हो गया? चलो बैलेंस ऑफ लैप्स हो जाएगा। सिचुएशन नंबर 3, केस नंबर 3,
दिस इज योर प्रीवियस ईयर, 5 मई 2020 को आपने एसेट एक्वायर किया, लेकिन ड्यू टू सम रीजन आप इस पूरे साल में उसको पुट टू यूज कर ही नहीं पाए, तो आपने क्या किया, उसको नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2021 31 मार्च 2022 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर जाकर के पुट टू यूज किया। सपोज 30 मई 2021 को आपने पुट टू यूज किया, ठीक है, 30 मई 2021 को पुट टू यूज किया। केस 4, फर्स्ट अप्रैल 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 2022, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 21-22। सपोज आपने असेट एक्वायर किया 5 मई 2020 को और आपने उसको पुट टू यूज किया है नेक्स्ट ईयर जाकर के 31 दिसंबर 2021 को पुट टू यूज किया। नाउ माय क्वेश्चन इज, पहले वाले केस में क्वेश्चन ये आता है कि बेटा इस साल में मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 32 कितना रहेगा इन प्रीवियस ईयर 2021। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इन प्रीवियस ईयर 21-22 डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 32 कितना आएगा। सेम क्वेश्चन नीचे भी आ जाता है कि इन प्रीवियस ईयर 2021 डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 32 कितना आएगा, मतलब फॉर डेप्रिसिएशन। एंड इसमें भी प्रीवियस ईयर 21-22 में डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 32 कितना आएगा। तो पहले बेटा आप मुझे केस 4 का बता दीजिए कि फर्स्ट 20-21 और 21-22 में केस 4 का कितना डिडक्शन मिलेगा केस 4 के अंदर, दोनों साल में बेटा, दोनों साल में फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा या हाफ मिलेगा। सर प्रीवियस ईयर 2021 नो डिडक्शन, आई गेस बेटा आपका रीजन यही होना चाहिए कि इसने ड्यूरिंग द ईयर पुट टू यूज ही नहीं किया है, तो मतलब नो डिडक्शन। वेरी गुड, इफ देयर इज नो पुट टू यूज देन नो डेप्रिसिएशन, साफ साफ बात है, कहने का मतलब ये चीज है। और नेक्स्ट ईयर बेटा 21-22 में फुल डेप्रिसिएशन, क्यों बेटा वो लेस देन 180 डेज कर रहा है ना उसको पुट टू यूज। अगर आप देखोगे 31 दिसंबर 2021 को पुट टू यूज कर रहा है, तो दूसरे साल अराउंड 91 डेज ही पुट टू यूज कर रहा है। केस 3 फुल, केस 4 की बात कर रहा हूं मैं बेटा, मैं केस 4 की बात कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर 21-22 में केस 4 में हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि लेस देन 180 डेज वहां पुट यूज किया गया सेकेंड ईयर के अंदर। रॉन्ग आंसर बेटा। आपको बता दूं, मैंने उस टाइम पे थोड़ा अंडरलाइन भी किया था, ये नोट्स देखो। Put to use, asset shall be put to use in the year of acquisition for 180 days or more. नीचे भी क्या लिखा था, if asset is put to use for less than 1 days in the year of acquisition, then only half depreciation shall be allowed as deduction and balance half shall be lapsed. तो बेटा अपने को ये कंडीशन देखना है ना पुट टू यूज का,
This is only for the year of acquisition and not for subsequent years. फ्यूचर ईयर्स के लिए बेटा ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं होता है, ठीक है, फ्यूचर इसके लिए कंडीशन अप्लाई ही नहीं होता है। तो ये देखो यहां पे भी आप देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कंडीशन ऑफ पुट टू यूज for 180 days or more or less apply only for year of acquisition and does not apply for subsequent years. Therefore, if asset is not put to use in the year of acquisition, then no depreciation shall be allowed in this year. वो तो आपने बता दिया 20-21 में depreciation नहीं मिलेगा. However, from subsequent year, full depreciation shall be allowed as deduction whether it is put to use or not. Doesn't matter. Doesn't matter उसको put to use किया गया है कि नहीं किया गया, जो आगे के साल है उसमें फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखो बेटा यहां पे पहले साल में अगर मैं बोलूं तो नो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 एज नॉट पुट टू यूज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, बट यहां पे फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32 केस 3 में। केस 4 में यहां पे नो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, नो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 एज नॉट पुट टू यूज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और यहां पे फुल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 32, ठीक है। और फिर यहां पे लिखना है आपको कंडीशन ऑफ पुट टू यूज फॉर 180 days or more or less is only for year of acquisition, year of acquisition, and not for subsequent years. डन, डन बेटा। तो अगर नेक्स्ट ईयर अज्यूम करो कि इसको पुट टू यूज किया ही नहीं गया है, फिर भी नेक्स्ट ईयर पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। थर्ड ईयर में सर पुट टू यूज किया, कभी भी किया, डजंट मैटर, फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर है बेटा। तो आपको ये जो कंडीशन ऑफ पुट टू यूज है सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर में देखना है, ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो ईयर ऑफ एक्विजिशन वैसे मैंने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रखा है, फिर भी आप उसको हाईलाइट कर देना ईयर ऑफ एक्विजिशन को। एंड दीज आर द केसेस, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं उसके अंदर। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था आपका पुट टू यूज का, कंडीशंस का, ठीक है। ओके, आगे बेटा आते हैं यहाँ पे कंडीशंस प्रोफेशनल नोट में। इफ असेट इज पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल, अगर असेट पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल कर रखा है तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 शैल बी अलाउड फॉर द पार्ट यूज फॉर बिजनेस, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। पहले आप डेप्रिसिएशन निकालो और जितना पार्ट बिजनेस के लिए यूज कर रखा है उतने पार्ट के लिए डिडक्शन मिलेगा, बाकी लैप्स हो जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है, लैप्स हो जाएगा। तो ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा कि जहां पे एक असेट पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आपको जो पर्सनल पर्पस है उसको लैप्स कर लो और जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है उसके लिए ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इनकम टैक्स में दे आर टू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है SLM है, दिस इज ऑप्शन फॉर असेसी एंगेज इन पावर बिजनेस। तो ऐसा असेसी जो कि पावर बिजनेस के अंदर एंगेज है, पावर इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, अगर इस बिजनेस के अंदर है तो दो असेसीज आर हैव ऑप्शन टू ऑप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑप्शन टू, वही स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पता है कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स में आपने सीखा है। WDV में भी आपको पता है रिटन डाउन वैल्यू भी कैसे निकालते हैं। तो SLM is only for those who are engaged in the business of power. However, for all other assets, WDV is compulsory. For all other, WDV is compulsory, right?
तो अगर मान लो मैं पावर बिजनेस हूं तो मेरे पास में ऑप्शन है, मैं चाहूं तो एसएलएम ले लूं, चाहूं तो डब्ल्यूडीवी ले लूं। लेकिन मैं जनरल स्टोर चलाता हूं, देन आई हैव टू कंपल्सरीली फॉलो डब्ल्यूडीवी। मैं कोई कोचिंग क्लास चलाता हूं, आई हैव कंपल्सरी फॉलो डब्ल्यूडीवी। मैं कोई और बिजनेस कर रहा हूं, आई हैव टू कंपल्सरी फॉलो डब्ल्यूडीवी। लेकिन अगर मैं पावर का बिजनेस कर रहा हूं तो बेटा मेरे पास में ऑप्शन है, वो मेरे पास में ऑप्शन है, या तो मैं एसएलएम ले सकता हूं या डब्ल्यूडीवी फॉलो कर सकता हूं। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है, ऑप्शन फॉर असेसी एंगेज पावर बिजनेस, हाउएवर डब्ल्यूडीवी कंपल्सरी फॉर ऑल अदर असेसी। ओके, ये हो गया मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता बेटा रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा जैसे कि मैंने बताया था क्लास ऑफ असेट आगे अपने को आएगा, तो अलग अलग क्लास में डिस्कस कर रखा है। ये बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इंटेंजिबल असेट है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग क्या है, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है बिल्डिंग। तो अगर बिल्डिंग वहां पे नॉर्मल बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग मींस जो नॉर्मल ऑफिस का बिल्डिंग होता है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, गोडाउन हो गया, इवन जो रोड्स वगैरह होते हैं ये भी बिल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं, ये भी बिल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कि सपोज देयर इज अ फैक्ट्री, अब फैक्ट्री का मेन ऑफिस है वो अराउंड 2 किलोमीटर कैंपस के अंदर जाकर के होता है, जैसे जनरली कॉलेजेस वगैरह में भी आपने देखा होगा। ठीक है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह में भी देखा होगा कि जो मेन कैंपस है वो थोड़ा सा अंदर होता है, गार्डन्स वगैरह होते हैं और भी दूसरा एरिया पार्किंग वगैरह। तो बेटा वहां तक जाने के लिए रोड बनी हुई होती है। तो रोड क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं, उनको डिडक्शन तो मिलता नहीं एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सी कैटेगरी में आता है? वो बिल्डिंग की कैटेगरी में आता है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? डेप्रिसिएशन। इवन ठीक है, जो रेलवे स्टेशन है वो भी नॉर्मल बिल्डिंग की कैटेगरी में आएगा, एयरपोर्ट्स है वो भी नॉर्मल बिल्डिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एयरपोर्ट्स जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी नॉर्मल बिल्डिंग की कैटेगरी में आएगा, ऑफिस बिल्डिंग, ये सारे के सारे नॉर्मल बिल्डिंग की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। कितना परसेंट बेटा? 10%। ठीक है, तो अगर नॉर्मल बिल्डिंग है, ऑफिस, फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रोड, तो 10%। अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल है जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, सर ऐसी कौन सी बिल्डिंग होती है जो रेसिडेंशियल और बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज होती है बेटा? तो वो बिल्डिंग होता है गेस्ट हाउस ऑफ अ कंपनी, कि जैसे कंपनी का गेस्ट हाउस है जहां पे गेस्ट आके रहते हैं, डायरेक्टर्स आके रहते हैं, एम्प्लॉइज आके रहते हैं। दिस इज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, दिस इज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग विच इज यूज फॉर बिजनेस। दिस इज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग विच इज यूज फॉर, बेटा किसके लिए? बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इवन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके रहने के लिए फ्लैट्स उनको दिए जाते हैं, क्वार्टर्स उनको दिए जाते हैं, राइट राइट राइट। These are also residential buildings, but it is used for business. But it is used for, जैसे रेलवे अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए क्वार्टर देता है तो वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बट रेलवे अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है क्योंकि रेलवे अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए दे रहा है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जो कि बिजनेस, देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जो बिजनेस के लिए यूज नहीं आ रहा, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन दोज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स विच आर यूज फॉर बिजनेस, जैसे गेस्ट हाउस ऑफ अ कंपनी, स्टाफ क्वार्टर्स फॉर एम्प्लॉइज, ये सारे के सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स उस कैटेगरी में आएगा जो बिजनेस के लिए यूज है, तो बेटा 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर अगर वुडन स्ट्रक्चर, टेम्परेरी इरेक्शन वगैरह, जैसे टीवी फिल्म के सेट्स वगैरह होते हैं, टीवी और फिल्म के सेट्स वगैरह होते हैं बेटा। ठीक है, अभी रिसेंटली एक मैंने न्यूज देखा, मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड, कि सलमान खान का मूवी है टाइगर 3 वगैरह, उसका शूटिंग शुरू होने वाला था। तो दे हैव क्रिएटेड अ सेट, उन्होंने सेट क्रिएट किया फिल्म सिटी वगैरह के अंदर। ठीक है, लेकिन ड्यू टू कोविड और दूसरी रीजन की वजह से शूटिंग हो ही नहीं पा रहा था, तो उन्होंने वो सेट को डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया। कहने का मतलब ये चीज है। तो बेटा ये जो फिल्म और टीवी के सेट्स होते हैं टेम्परेरी होते हैं, ये टिन शेड्स के बनाते हैं या वुडन स्ट्रक्चर होते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा। उनकी लाइफ ऐसा नहीं है कि 20 साल 25 साल 50 साल की लाइफ होती ना बेटा। जब तक वो टीवी और फिल्म का शूटिंग चल रहा है तब तक वो सेट है, उसके बाद में उसको तोड़ के कर देंगे। ठीक है, इवन आपने देखा होगा लाइक कंस्ट्रक्शन का, जैसे कंस्ट्रक्शन कोई किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई एरिया है जहां पे कोई बिल्डिंग बन रहा है या कोई मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ रेलवे काम चल रहा है, तो वहां पे जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनके लिए टेम्परेरी ऑफिसेस बनाए जाते हैं, टिन सेट्स वगैरह के जो ऑफिसेस बनाए जाते हैं, ये सब क्या टेम्परेरी इरेक्शंस है। ये सब क्या बेटा? टेम्परेरी। इनकी कोई लाइफ 10 साल नहीं होती है बेटा, मैक्सिमम 1 साल 2 साल की उनकी लाइफ होती है। तो उस केस में अगर वुडन स्ट्रक्चर है या टेम्परेरी इरेक्शन है बेटा, ठीक है,
तो उस केस में डेप्रिसिएशन का रेट हो जाएगा 40%। कितना परसेंट बेटा हो जाएगा? 40% रेट हो जाएगा। और अगर बिल्डिंग है फॉर वाटर सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट का बिल्डिंग है, ठीक है, तो जैसे वाटर टैंक हो गया, जो आपने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ठीक है, या डैम के पास में कोई बिल्डिंग बना रखा है, वाटर सप्लाई वाटर सिस्टम वाटर ट्रीटमेंट, उनकी भी लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि पानी है ना, पानी जनरली क्या करता है? खराब करता है। मतलब पानी क्या करता है? खराब, मॉइस्चर वगैरह होकर के खराब होता है, दैट इज वाई लाइफ कम हो जाती है। तो इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज हायर, 40%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 40%, राइट? ठीक है, तो देखो चार तरह का बिल्डिंग हमने डिस्कस किया। पहला, अगर नॉर्मल बिल्डिंग है जैसे कि ऑफिस, फैक्ट्री, वेयर हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 10%। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जो बिजनेस के लिए यूज है, 5%। अगर वुडन स्ट्रक्चर टेम्पररी इरेक्शन है तो 40%। और वाटर बिल्डिंग फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, तो 40% रेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बेटा फर्नीचर एंड फिटिंग्स है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फॉर एग्जांपल स्विच बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो जो भी फर्नीचर है, जो भी फिटिंग्स है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। इवन जो स्विच बोर्ड होता है, जो वायरिंग्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे भी फर्नीचर एंड फिटिंग्स की कैटेगरी में आएंगे और इनके ऊपर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 10% लगेगा। कितना परसेंट बेटा? 10% वहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ। इंटेंजिबल एसेट मतलब असेट्स जो कि ना तो विजिबल है, ना उनको हम छू सकते हैं, ना उनको देख सकते हैं, ना उनको महसूस कर सकते हैं, राइट? दीज असेट्स आर कॉल्ड एज इंटेंजिबल असेट्स। तो अगर इंटेंजिबल असेट्स आपके पास में है जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो आपके लिए कैपिटल असेट है जो आपके बिजनेस के यूज में आ रहा है, इन दैट केस उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना? 25%। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पता है कि कोविड की वैक्सीन, मतलब बहुत सारी कंपनीज वैक्सीन बना रही है, तो उसमें से एक कंपनी है भारत बायोटेक, जिसने कोवैक्सीन बनाया है। जिसने क्या बनाया है? कोवैक्सीन बनाया है। तो भारत बायोटेक के पास कोवैक्सीन का फॉर्मूला है, उसका पेटेंट उसने करवा रखा है। अब दैट पेटेंट जो उसने करवाया है उसके ऊपर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया है, तो करोड़ ऑफ का खर्चा किया, तो वो सारा कैपिटलाइज करके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो अभी वो जो उन्होंने उसका पेटेंट लिया है बेटा, वो उनके लिए असेट है, वो उनके लिए क्या है? कैपिटल असेट, जो उनके बिजनेस में यूज हो रहा है, जो उनके वैक्सीन बनाने के लिए बेसिकली उनको पेटेंट उन्होंने करवा लिया, ठीक है, तो वो उनके बिजनेस में यूज हो रहा है। तो बेटा अभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिरेक्शन ले सकते हैं बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन। बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन रेट विल बी 25%। रेट कितना हो जाएगा बेटा? 25% इंटेंजिबल असेट्स। ओके, तो अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट है तो उसका रेट हो जाएगा डेप्रिसिएशन का 25%, ठीक है। उसके बाद में आता है प्लांट एंड मशीनरी, अलग अलग कैटेगरीज में। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी, अगर वहां पे क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी, या फिर एसी, फ्रिज, टीवी, स्मार्टफोन, या तो ओनली मशीनरी लिखा हुआ है या प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, या फिर स्पेसिफिकली दे रखा है एसी, फ्रिज, टीवी, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आईफोन वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर जनरल रेट अप्लाई होता है और जनरल रेट है 15%। जनरल रेट कितना है? 15% वहां पे जनरल रेट अप्लाई हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी और एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ठीक है, या और भी बहुत सारी एसेट है, फैन हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी स्मार्टफोन्स हो गए, जनरल रेट अप्लाई हो जाएगा। दैट इज हाउ मच? वो आपका 15% जनरल रेट है। अब आता है मोटर कार। मोटर कार इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। मैंने बोला 4 क्लास ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट, प्लांट एंड मशीनरी, तो मोटर कार भी उसमें आता है। अब बेटा मोटर कार नॉर्मली आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, इट वाज परचेज बिफोर 23 अगस्त 2019। मोटर कार वाज परचेज बिफोर 23 अगस्त 2019। ध्यान रखना है आपको बेटा, मोटर कार कब परचेज किया था? बिफोर 23 अगस्त 2019। तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% हो जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा कितना परसेंट? 15% हो जाएगा। लेकिन अगर मोटर कार जो नॉर्मली बिजनेस में, अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मली यूज इन बिजनेस एंड यूज इन हायरिंग बिजनेस? तो बेटा देखो, एक तो होता है कि भाई मेरे पास में कार है जिससे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, बैंक जाता हूँ, फैक्ट्री जाता हूँ, मैं अपने स्टाफ वगैरह को लाइक कहीं पे जाना है तो बिठा करके, जो नॉर्मली यूज करता हूँ। दूसरा हायरिंग बिजनेस में यूज करता हूँ कि मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, तो मेरी कार टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए चलती है, ठीक है।
ओला उबर उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हो तो मेरी कार्स ओला उबर मतलब एज अ टैक्सी एज अ कैब चलती है, दिस इज कॉल्ड हायरिंग बिजनेस। ठीक है, इवन जो मोटर ट्रक होते हैं, मोटर लॉरीज होते हैं, मोटर बसेस होते हैं, ट्रक लॉरी बसेस एक्सेट्रा, वो भी हायरिंग बिजनेस में ही आते हैं, वो भी हायरिंग बिजनेस में आता है। कौन बस लेके अपने ऑफिस जाता है डेली? कोई नॉर्मल में यूज कर सकता है कि बस को? कोई ट्रक लेकर के नॉर्मली बोले नहीं मैं तो ट्रक लेके जाता हूँ, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो हायरिंग बिजनेस में ही आते हैं बाय डिफॉल्ट, बस लॉरीज ट्रक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन कार भी, जो मोटर टैक्सीज होती है ओला उबर वगैरह, काली पीली टैक्सी वगैरह जैसे मुंबई के अंदर होती है, ठीक है, या फिर मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है तो उसके अंदर वो हायरिंग बिजनेस के यूज हो रहा है, तो उसके अंदर वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है क्योंकि बार बार भागना दौड़ना ये वो पूरा दिन चलता रहता है, तो उसके लिए हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। जबकि नॉर्मल बिजनेस के अंदर इतना हायर वेयर एंड टेयर नहीं होता है, तो इतना हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है। बट इसमें भी बेटा अभी 4 कैटेगरी हो गई। एक जो नॉर्मली बिजनेस में यूज कर रहे हो और आपने अक्वायर किया था बिफोर 23 अगस्त 2019, नंबर 1। एक नॉर्मली बिजनेस में यूज कर रहे हो और आपने अक्वायर किया था बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020 एंड इट इज पुट टू यूज आल्सो इन दिस पीरियड आल्सो। अच्छा, अगर आपने बात समझना, अगर आपने अक्वायर किया था बिफोर 23 अगस्त 2019 नॉर्मली बिजनेस में यूज किया तो 15% रेट, और अगर आपने नॉर्मल यूज इन बिजनेस के लिए अक्वायर किया था परचेज एंड पुट टू यूज दोनों, परचेज एज वेल एज पुट टू यूज दोनों बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020, तो बेटा रेट कितना हो जाएगा? 30% रेट हो जाएगा, मतलब हायर रेट मिल रहा है। सर क्यों ऐसा? मैं बताता हूं। ये वो पीरियड है जब कोविड नहीं आया था, 23 अगस्त 2019 जब कोविड नहीं आया था उस टाइम का पीरियड है। ठीक है, उस टाइम पे लाइक इन ऑटोमोबाइल सेक्टर देयर वाज अ, कहते हैं ना, खतरनाक रिसेशन आ गया था। लोग कार खरीद नहीं रहे थे, इवन बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जो ट्रक बनाने वाली कंपनीज है, दे स्टॉप देयर प्रोडक्शन। इवन मारुति ने भी अपना एक आध प्लांट बंद कर दिया था, जो इंडिया के लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपना एक आध प्लांट बंद कर दिया था, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देयर वाज लाइक रिसेशन इन मतलब कार इंडस्ट्री, लोग कार खरीदना ही नहीं चाहते थे। रिसेशन से क्या बोलूं, लोग कार खरीदना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। इवन उस टाइम पे मारुति के चेयरमैन थे मिस्टर भार्गव, उन्होंने तो ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज एकदम ऐसी हो चुकी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इंडिया के अंदर, राइट। तो उस टाइम पे निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे आज भी लोग मीम बनाते हैं, जोक बनाते हैं, मीम कंटेंट मतलब निर्मला सीतारमण ने दिया था। उन्होंने बोला था कि मिलेनियल्स डू नॉट बाय कार्स, आपने शायद आपने भी सुना होगा, मिलेनियल्स डू नॉट बाय कार्स। ठीक है, दैट इज वाई कार का इतना सेल नहीं हो रहा है। तो इतने मीम चले कि भाई मिलेनियल्स तो पहले भी नहीं खरीदते थे, भाई यूथ के पास में कौन सा पैसा है जो कार खरीद लेंगे वो। उन्होंने बोला मिलेनियल्स लाइक दे रन इन ओला एंड उबर, इसके लिए कार सेल नहीं हो रही है। ठीक है मैम, समझा कि भाई मिलेनियल्स ओला उबर में चल रहे हैं, वो कार नहीं खरीद रहे, पहले भी हालांकि नहीं खरीदते थे बट अभी कार नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जब वो ओला उबर में ज्यादा चल रहे हैं तो ओला उबर की कार तो मतलब वो लोग तो खरीदने चाहिए ना कार, कहीं नहीं कहने भाई उनको भी तो कार की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, मीम कंटेंट बन गया था लोगों के लिए, एंड फाइनली निर्मला सीतारमण को लगा कि यार ये तो मजाक हो गया मतलब। ठीक है, तो उसके बाद में व्हाट दे हैव डन, उन्होंने बोला ठीक है वी विल सपोर्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो उन्होंने क्या बोला, लोगों को बोला कि इफ यू आर बाइंग कार and put to using between this period 23rd August 2019 to 31st March 2020, then instead of 15% we will give you depreciation of 30%. Try to understand. देखो अपना तो प्रीवियस ईयर 2021 में देखना, अभी ये स्कीम नहीं रही, कहने का मतलब अभी अगर आपने कार खरीदेगी तो उसके ऊपर रेट 15% ही होगा। लेकिन अगर मान लो सपोज करो मैंने निर्मला सीतारमण की बात को सीरियसली लेकर के एक कार खरीद ली बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020, उसी बीच में मैंने पुट टू यूज भी कर लिया। जनरली कार एक ऐसी चीज है कि वो खरीदते ही पुट टू यूज हो जाता है, भाई उसको चालू करके घर पे लेकर के आना पड़ता है, कहने का मतलब ये चीज है। तो वो 23 अगस्त 2019 31 मार्च 2020 के बीच में मैंने परचेज करके पुट टू यूज कर लिया,
तो बेटा प्रीवियस ईयर 2021 में मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% मिलेगा इंस्टेड ऑफ 15%, राइट। अब सपोज मेरे पास में दो कार है, एक मैंने खरीदा था 2015 के अंदर, 2015 के अंदर कार खरीदा था, और एक निर्मला सीतारमण की बात सुन के मैंने सीरियस होकर के 23 अगस्त 2019 के बाद में खरीदा कार वहां पे, तो दो अलग अलग कार हो गए बेटा। क्या दोनों कार के ऊपर प्रीवियस ईयर 2021 में सेम रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा या अलग अलग रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा? तो सर जो आपने 2014 में परचेज किया था उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, और जो 23 अगस्त 2019 तो 31 मार्च 2020 के बीच में परचेज करके पुट टू यूज किया है उसके ऊपर आपको 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, राइट। अगर बेटा मैंने परचेज किया बिफोर 23 अगस्त 2019, पुट टू यूज मैं उसको उस पीरियड में करता हूं 23 अगस्त, तो बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15%, क्योंकि बोल रहा है कि आपको दोनों उसी के अंदर करना है, दोनों। अगर मान लो मैंने परचेज किया एग्जैक्ट 31 मार्च को, मैंने परचेज किया 31 मार्च 2020 को परचेज किया, बट पुट टू यूज मैं कर रहा हूं 1 अप्रैल 2020 को बेटा, तो उस केस में भी आई विल गेट डेप्रिसिएशन ऑफ 15%, बिकॉज मेरे को दोनों उसी पीरियड में करना है। क्लियर बेटा, एकदम क्लियर, सिचुएशन क्लियर। तो ये निर्मला सीतारमण ने क्यों किया वो आपको समझ में आ गया। हालांकि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों के पास पैसा होना चाहिए कार खरीदने के लिए। डेप्रिसिएशन अलग बात है, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन एक अलग मैटर हो गया, लोगों के पास में पैसा भी तो होना चाहिए कार खरीदने के लिए। आम आदमी को पता ही नहीं होता डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। वो कार खरीदता है जब उसकी इनकम बढ़ती है, तो एज ए लग्जरी वो कार खरीदता है, उसको डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, अंडरस्टूड, ठीक है। बट फिर भी निर्मला जी ने कर रखा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो दो सिचुएशन, अगर कार नॉर्मली बिजनेस में यूज हो रहा है 15%, अगर इट वाज एक्वायर्ड बिफोर 23 अगस्त 2019, इफ कार नॉर्मली बिजनेस में यूज हो रहा है इट वाज एक्वायर्ड बिटवीन 23 अगस्त 2019 31 मार्च 2020 एंड पुट टू यूज आल्सो बिटवीन दिस पीरियड ओनली, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 30%। सिमिलरली अगर कार हायरिंग बिजनेस में यूज हो रहा है, हायरिंग बिजनेस में मोटर कार, मोटर लॉरीज, टैक्सीज, बसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा हायरिंग बिजनेस में यूज हो रहा है, or it was acquired before 23rd August 2019, then the rate of depreciation will be 30%। कितना परसेंट बेटा? 30%। और अगर कार, मोटर टैक्सीज, मोटर लॉरीज, ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा are acquired as well as put to use between 23rd August 2019 to 31st March 2020, then rate of depreciation कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45%। सेम आपको लॉजिक समझ में आ गया कि भाई उसके पीछे भी क्या लॉजिक है, ठीक है। ओके, तो चार अलग अलग रेट कार के लिए हो गया। अगर नॉर्मली यूज कर रहे हो और इस पीरियड से पहले खरीदा 15%, अगर इस पीरियड के बीच में खरीदा पुट टू यूज भी इस पीरियड में कर रहे हो तो 30%, अगर हायरिंग बिजनेस में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इस पीरियड से पहले खरीदा 30%, और अगर इस पीरियड के बीच में खरीद करके पुट टू यूज किया तो 45% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद में जो प्लास्टिक एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसमें आप मोल्ड्स एंड डाइज यूज करते हो। मोल्ड्स एंड डाइज, यू नो व्हाट आर मोल्ड्स एंड डाइज? पता है आपको? मतलब ये चीज है कि भाई मान लो ये माउस बनाना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग जो माउस बनाती है, तो इसके लिए पर्टिकुलर डाई होगा या मोल्ड होगा जो उस तरीके का डिजाइन वगैरह करेगा हर चीज का, ठीक है। तो मोल्ड्स एंड डाइज जो होती है दीज आर आल्सो कैपिटल एसेट, दीज आर आल्सो व्हाट कैपिटल एसेट। तो उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 30%। 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर शिप है, वेसल्स है, पानी में तैरने वाला शिप, वेसल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पानी में तैरने वाला है, शिप है, वेसल है, यॉट है, ठीक है, 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हवा में उड़ने वाला एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, एनीथिंग, 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप इंक्लूडिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स लाइक ये माउस, दिस इज कंप्यूटर पेरिफेरल, इसका कोई सेपरेट यूज नहीं है, लैपटॉप के साथ में यूज कर सकता हूं। कीबोर्ड सेपरेट, देयर इज नो सेपरेट यूज, देयर इज नो सेपरेट यूज, ठीक है, मैं उसको कंप्यूटर के साथ में यूज करता हूं, इनको बोलते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ठीक है। यूपीएस, कंप्यूटर यूपीएस, ठीक है, ये उसके साथ में यूज होता है, इनको कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो जो कंप्यूटर और लैपटॉप को जो रेट अप्लाई होता है वो रेट इनको भी अप्लाई होगा। सो इफ यू हैव कंप्यूटर लैपटॉप इंक्लूडिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बुक्स है, बुक्स जैसे कि लाइब्रेरी बुक्स है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप महंगी महंगी बुक्स परचेज करते हो, लॉ का बुक, टैक्स का बुक, एवरी ईयर एनुअल पब्लिकेशन जिनको बोलते हैं, या डॉक्टर्स वगैरह जो सर्जरी वगैरह के लिए, इंजीनियर वगैरह
जो उनके आर्किटेक्ट वगैरह उनके डिजाइन वगैरह के लिए परचेज करते हैं, बहुत महंगी महंगी बुक्स आती है। जो मेडिकल प्रोफेशन में है ना, लाइक आपकी बेटा जैसे सिस्टर मेडिकल प्रोफेशन में है, तो उनकी बहुत सारी ऐसी ऐसी बुक्स आती है। एक जर्मनी का पब्लिकेशन है रीड एल्सवियर, मतलब आस्क योर सिस्टर शी विल टेल यू, रीड एल्सवियर, उसकी ऐसी ऐसी सर्जरीज वगैरह रिलेटेड बुक आती है, 40,000 की बुक्स आती है इंजीनियरिंग के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर। तो बेटा वो भी उसके लिए कैपिटल है भाई। डॉक्टर के लिए तो वही असेट है, बात समझो। एक आर्किटेक्ट के लिए तो वही असेट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो वही असेट है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है एंड द रेट विल बी कितना, 40% रेट हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी बुक्स। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अगर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट अगर आपने लगा रखा है फैक्ट्री में, ऑफिस में, 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे कि आजकल वेंटिलेटर की बहुत बात हो रही है, ये लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट है। ईसीजी लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट है, 40%। लेकिन जो डॉक्टर्स के दूसरे इक्विपमेंट रहते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे उनके इक्विपमेंट रहते हैं, दीज आर जनरल प्लांट एंड मशीन, और उसके ऊपर 15% का रेट होगा। ओनली लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उनके ऊपर ही वहां पे अभी ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर वगैरह आ रहा है, दीज आर लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, तो उसके ऊपर 40%। लेकिन जो जनरल इक्विपमेंट्स है उनके ऊपर कितना बेटा, उसके ऊपर वहां पे, ठीक है, 15% ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा। इसके अलावा अगर विंड मिल इंस्टॉल किया गया है बिफोर 1 अप्रैल 2014, मोदी जी के आने से पहले, मोदी जी 2014 में आए थे, तो विंड मिल्स अगर इंस्टॉल किया गया बिफोर 1 2014 तो 15% रेट है, और अगर इंस्टॉल किया गया ऑन और आफ्टर 1 2014 तो 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाएगा, 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाएगा। ऑयल वेल्स, जहां से ऑयल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसके लिए जो प्लांट मशीन यूज होती है, 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाएगा। सो दीज आर रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा, दीज आर गिवन अंडर इनकम टैक्स रूल्स। ये रेट्स कहां पे दे रखी है, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा वहां पे सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दो तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, एक होता है इंडिविजुअल असेट सिस्टम, दूसरा होता है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इंडिविजुअल मतलब लाइक ऑन एवरी एसेट वी विल कंप्यूट डेप्रिसिएशन, कि भाई मेरे पास में 4 लैपटॉप है, तो मैं चारों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल असेट सिस्टम। दूसरा होता है बेटा ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम, मैं यहां पे इंडिविजुअल नहीं करूंगा, मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा, एक ब्लॉक बनाऊंगा। कैसे ब्लॉक बनाऊंगा, सेम क्लास ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेम क्लास, ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक बनता है सेम क्लास ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसे बनता है ब्लॉक, सेम क्लास ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो इंडिविजुअल असेट सिस्टम में आप अलग अलग असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बट ये बेटा सबको अवेलेबल नहीं है। दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर दोज असेसीज who have opted SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। और आपको तो पता है SLM सिर्फ कौन ऑप्शन ले सकता है, पावर यूनिट से ले सकती है। तो पावर यूनिट्स अगर जो कि SLM उन्होंने ऑप्ट किया है, तो उनको इंडिविजुअल असेट सिस्टम से डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। अदर देन पावर यूनिट जो भी लोग WDV लेते हैं उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम, ठीक है, कंपलसरी फॉर ऑल अदर असेट्स। अब ये ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम बनता कैसे है, तो देखो यहां पे देखो सेम क्लास ऑफ असेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट है। तो देखो टेक्निकली आप देखोगे तो ये भी बिल्डिंग है, ये चारों बिल्डिंग है, 10%, 5%, 40%, 40%। तो मान लो मेरे पास में 10% वाला 4 बिल्डिंग है, ये वाला 2 बिल्डिंग है, ये वाला 3 बिल्डिंग है, और ये वाला 2 बिल्डिंग है। क्या बेटा 4 2 6 7 8 9 10 11, क्या मैं 11 बिल्डिंग का एक ब्लॉक बना सकता हूं और पूरे पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं? बोले सर ऑल असेट्स आर बिल्डिंग, क्लास ऑफ असेट इज सेम, बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट। तो मैं चारों का एक ब्लॉक नहीं बना सकता। तो यहां पे देखो कितने ब्लॉक बनेंगे, ये ब्लॉक नंबर 1 बनेगा 4 बिल्डिंग का, ये ब्लॉक नंबर 2 बनेगा, ठीक है, 2 बिल्डिंग का, और इन दोनों को मिला करके मैं एक ब्लॉक बना सकता हूं, क्योंकि क्लास ऑफ असेट सेम है बिल्डिंग और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है। तो ये ब्लॉक 3 बन जाएगा 5 बिल्डिंग्स का। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड कि भाई जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो अलग अलग है, भले क्लास ऑफ असेट सेम है लेकिन उनका ब्लॉक नहीं बन सकता, लेकिन अगर सेम क्लास ऑफ असेट सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो उनका पूरे का एक ब्लॉक बन सकता है, ठीक है। अब देखो फर्नीचर का भी 10% है और जो नॉर्मल बिल्डिंग है उसका भी 10% है, क्या उनका एक ब्लॉक बन सकता है क्या? फर्नीचर भी 10% और नॉर्मल बिल्डिंग भी 10%, क्या उनका एक ब्लॉक बन सकता है? नहीं।
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम बट क्लास ऑफ असेट इज डिफरेंट, क्लास ऑफ असेट इज डिफरेंट। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी में ले लेते हैं। देखो बेटा ये 15%, मान लो ये सारी असेट है ना, अलग अलग मेरे पास में 100 असेट है, नंबर ऑफ असेट, ठीक है। ये भी बेटा 15% है, ये मेरे पास में 2 कार है, ये मेरे पास में 1 कार है, ये मेरे पास में 3 ट्रक है और ये मेरे पास में 1 ट्रक है, ठीक है। और ये भी 30% वाला है, मोल्डर है, ये मेरे पास में कुछ 20 है, ठीक है। और ये भी एक 15% वाला है, सपोज एक विंड मिल है और कुछ ऑयल वेल्स वगैरह है। तो क्या बेटा ये 15% वाले जितने हैं क्या इनका सबका एक ब्लॉक बन सकता है क्या? यस, क्योंकि सेम प्लांट एंड मशीनरी में सारे के सारे आते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या है बेटा, सेम है। तो देखो ये 15% वाले में ये भी आ जाएगा 2 + 3, ठीक है। और 15% वाला जो भी ऊपर होगा तो ये देखो ये जनरल रेट प्लांट एंड मशीनरी ये भी आ गया, ठीक है। 100 तो 103 और ये 103 और 105, ठीक है। तो जितनी भी 15% वाली थी हमने सारी की सारी असेट्स इकट्ठा कर लिया, 105 असेट हो गई और उन पूरे के ऊपर हम एक असेट मान करके, पूरे ब्लॉक को हम एक असेट मान करके उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वैसे देखो ये भी 30% वाला, ये भी 30% वाला और ये भी 30% वाला, इन सब का एक ब्लॉक बन सकता है। लेकिन ये 40% 45% वाला भले ही मोटर का प्लांट है, लेकिन इसका अलग ब्लॉक बनेगा। ये 25% वाला इसका अलग ब्लॉक बनेगा। ये जितने भी 40 वाले हैं उन सबका एक ब्लॉक बन जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? तो समझ में आया व्हाट इज ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम?